हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनूप कुशवाहा। तो आज की इस लेक्चर नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, जिसको हम डिटेक्शन भी कहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन का, इस पूरे पार्ट को पूरा थियोरेटिकल पार्ट है एकदम। ये एक दो फार्मूले बीच में आते हैं, तो सारे ही पार्ट को हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, तो उनको हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। तो 10 स्लाइड में टोटल ये हमारा टॉपिक कवर होगा। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, कितने टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। उसमें से जो स्पेशली हमें पढ़ना है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, ये सारी चीजों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरू करें। देखिए, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, सबसे पहले तो डिफिनीशन ही आ जाता है, और आपके जो सवाल हैं, जितने भी हाईलाइट पॉइंट हमने लिखे हैं, यही सब क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर कि कैरियर वेव क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग वेव क्या होता है, मॉड्यूलेटेड वेव क्या होता है, मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, ये सब जो भी सवाल हैं। देखिए, जो भी लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल हैं, या कह लीजिए जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बोलने का क्या मतलब है कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि आपको पता ही है कि जो साउंड होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की अगर हम साउंड की बात करें तो ये हम सुन पाते हैं, इसको हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी साउंड है। इससे कम वाले हम नहीं सुन पाते हैं, जिसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और इससे ज्यादा वाले को अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो ये जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज का सिग्नल होता है, इसकी इस फ्रीक्वेंसी की वजह से जो इसके पास एनर्जी आती है वो एनर्जी बहुत ही कम होती है। यानी जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज का सिग्नल है वो अपने कम एनर्जी की वजह से बहुत दूर के डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाती है। इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये बहुत दूर तक प्रोपागेट कर सके। इसलिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के जो सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स को हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर सके, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। ठीक है ना। तो ये जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल है, इनको जब हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तब भी इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि बहुत दूर तक ट्रेवल कर सके। रास्ते में ही इनकी एनर्जी का लॉस हो जाता है और ये अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल डायरेक्टली भी नहीं जा पाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद भी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाता है अपनी लो एनर्जी या लो फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो हम ऐसे सिग्नल्स को क्या करते हैं, अच्छा, ऐसे सिग्नल जिनको हमें भेजना है इनको हम मैसेज सिग्नल बोलते हैं। ऐसे सिग्नल जिनको हम भेजने की बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन मैसेज जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, वो सिग्नल को हम मैसेज सिग्नल के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। मॉड्यूलेटिंग इसलिए क्योंकि इसी का मॉड्यूलेशन करके हमें भेजना है। ठीक है ना। तो मैसेज सिग्नल हम कहीं कहीं लिखेंगे, कहीं कहीं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलेंगे, दोनों चीजें सेम होती हैं। मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जैसे कि वॉइस, म्यूजिक, या कोई कोड है, कोई पिक्चर है, तो ये जो भी हमारे इस तरह के सिग्नल हैं, मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इनको अगर हमें बहुत दूर तक भेजना है तो इनकी एनर्जी कम है, इसलिए हम इसको एक सपोर्ट देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी वाले वेव का, जिसको हम कैरियर वेव बोलते हैं। ये कमजोर वेव है, मैसेज सिग्नल कमजोर वेव है, कम फ्रीक्वेंसी है, तो इनको हम हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी वाले एक वेव का सपोर्ट देते हैं जो इनको लेकर के जा सके, इसको हम कैरियर वेव कहते हैं। यानी जिस सिग्नल को हम भेजना चाह रहे हैं उस सिग्नल का नाम है मैसेज सिग्नल, और जिसके सहारे भेजना चाह रहे हैं उसका नाम है कैरियर वेव। है ना। बुक्स में एक चीज यहाँ पर बड़ी स्पेशली मेंशन की जाती है कि हम ऐसा भी मान सकते हैं कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो कोई राइडर है जो बहुत ही कमजोर है, बहुत दूर तक नहीं जा सकता, और जो कैरियर वेव है वो हॉर्स है। यानी घोड़े के ऊपर अगर हम किसी आदमी को बैठा दें तो वो आदमी बहुत दूर तक इसके सहारे जा सकता है, फिर ये जहां पर भी टारगेट है वहां पहुंचने के बाद उस घोड़े पर से जो राइडर है वो उतर जाएगा। है ना। तो यानी जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो क्या करेगा, उसको हम कैरियर वेव के साथ सुपर पोजिशन करा देंगे, तो हम इस फेनोमेना को बोलेंगे मॉड्यूलेशन। और फिर जहां तक हमारी वेव को लेके जाना है,
अब ये दोनों कंबाइंड होकर के यहाँ वहां टारगेट तक पहुंच जाएंगे। टारगेट तक पहुंचने के बाद वापस से जो कंबाइंड वेव पहुंचा है उसमें से इस कैरियर वेव को अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे, तो हमारा मैसेज सिग्नल हमें फिल्टर होकर के वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। अब जब दो अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे और इनको हम सेपरेट करेंगे तो उसको बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन। ठीक है, तो हमें इसी प्रोसेस को समझना कि कैसे इस वेव को इसके साथ सुपर पोजिशन करा करके हम भेजते हैं और कैसे इसको डिटेक्ट करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के दो बात आपने समझी, एक मैसेज सिग्नल होता है, कैरियर सिग्नल होता है या कैरियर वेव होता है। इन दोनों को सुपर पोजिशन कराने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। सुपर पोजिशन कराने के बाद जो कंबाइंड वेव बनेगा उसका नाम होगा मॉड्यूलेटेड वेव। जिस सिग्नल को हम भेजना चाह रहे हैं उसको मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग वेव बोलते हैं, जिसके सहारे भेजते हैं उसको हम बोलते हैं कैरियर वेव। ठीक है, अब कैसे हम मॉड्यूलेट, ये हमारा जो मैसेज सिग्नल है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, कैसे इसको इसके साथ हम कैरियर वेव का सुपर पोजिशन कराते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होगा जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, मैसेज सिग्नल और कैरियर वेव का दोनों का मॉड्यूलेशन कराता है। यानी ये डिवाइस है, ये डिवाइस इन दोनों को आपस में कंबाइन करेगा, तो फिर कंबाइन करने के बाद क्या बन के निकलेगा, मॉड्यूलेटेड वेव निकलेगा। इन दोनों का कंबाइंड वेव बनेगा मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है ना, और यही वेव ट्रेवल करेगा हमारे टारगेट तक। तो मॉड्यूलेटर में मैसेज सिग्नल और कैरियर वेव दोनों का सुपर पोजिशन होगा, फिर जो मॉड्यूलेटेड वेव बनेगा वो आगे प्रोपागेट करेगा। क्यों जरूरत पड़ती है हमें मॉड्यूलेशन की, हम क्यों मॉड्यूलेशन कराना चाह रहे हैं, डायरेक्टली हम क्यों नहीं अपने सिग्नल को प्रोपागेट कर पा रहे हैं, इसके बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, जिसमें से 3 सबसे खास पॉइंट और सबसे स्पेशल जो बातें हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। मॉड्यूलेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जिस सिग्नल को हम भेजने की बात कर रहे हैं वो सिग्नल हमारा लो फ्रीक्वेंसी या लो एनर्जी का सिग्नल है। अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम होगी, तो इसकी वजह से हमारे सिग्नल का जो डायरेक्ट रेंज होता है वो डायरेक्ट रेंज जो है बहुत ही कम होता है। इस वजह से बहुत दूर तक के डिस्टेंस में अगर भेजना है तो इसके पास तो शॉर्ट रेंज है, ये बहुत दूर तक नहीं जा पा रहा है, इसलिए मॉड्यूलेशन की जरूरत है। दूसरी चीज है म्यूचुअल इंटरफेरेंस। अगर हम अपने इस लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर दें तो ये सिग्नल जब जाता है तो एटमॉस्फेयर में और बहुत सारे इसके जैसे सिग्नल होते हैं और ये उनके साथ सुपर पोजिशन कर लेता है, ये उनके साथ दोनों के साथ सुपर पोजिशन कर लेता है, जिससे ये वहीं रास्ते में ही खो जाएगा या दूसरी तरह का वेव बन जाएगा, या अननोन ऐसी फ्रीक्वेंसी जो आपके आसपास और अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में उनके साथ ही कंबाइन होकर के अपना अस्तित्व खो देगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि किसी और वेव के साथ ये सुपर पोजिशन ना करे, इसलिए उनसे डिफरेंट इसको बना करके भेजना पड़ेगा। और तीसरी चीज है प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना। देखिए किसी भी सिग्नल को जब हम एंटीना से क्या करते हैं, एंटीना से हम किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो एंटीना की जो हाइट होती है, जिस वेव को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उस वेव के वेवलेंथ के ऑर्डर की इसकी हाइट होती है। वेव के वेवलेंथ के ऑर्डर का मतलब कि या तो λ/4 या तो λ/2, कुछ इस टाइप की हमें हाइट यहां पर लेनी होती है एंटीना की। और ये जिस वेव को हम ट्रांसमिट करने की बात कर रहे हैं, जब आप उनका वेवलेंथ निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी पता है तो v बराबर f इंटू लैम्डा से जब आप उनकी वेवलेंथ की वैल्यू निकालेंगे तो किलोमीटर में आएगा, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो आप 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर लंबा एंटीना नहीं बना सकते प्रैक्टिकली, यानी इतने हाइट का एंटीना बना करके और वहां से वेव को ट्रांसमिट करें दूर तक पहुंचाने के लिए, इस चीज के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतनी हाइट का एंटीना बनाएं और उनको हम मेंटेन कर पाए, उनकी सेफ्टी का ध्यान रख पाए। ये बहुत मुश्किल चीज है, ये डैमेज हो जाएगा और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी आएगी। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 25 किलोमीटर लंबा हम एंटीना बना सकें। तो प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना यानी किसी वेव के ट्रांसमिशन के लिए जो एंटीना की हाइट होनी चाहिए वो उसके वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट इसमें आ जाती है, वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आती है किलोमीटर के ऑर्डर की, और किलोमीटर की हाइट का एंटीना नहीं बना सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन में। इन्हीं वजहों से हम क्या करते हैं, जैसे एक ये भी आप रीजन बता सकते हैं कि आपका जो वेव है वो रास्ते में ही उसका अटेन्युएशन हो जाता है, मतलब उसकी एनर्जी का लॉस हो जाता है और टारगेट तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन में, इसलिए हम लो फ्रीक्वेंसी या लो एनर्जी वाली वेव को हम मॉड्यूलेशन करा करके ही अपने टारगेट तक भेजते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं फिर उसमें।
अब ये जो मॉड्यूलेशन है, इस मॉड्यूलेशन वर्ड का मतलब क्या है? मॉड्यूलेशन वर्ड का मतलब क्या है? देखिए, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है चेंज। इसी वर्ड को बस आपको पकड़ लेना है। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है चेंज। तो जैसे हम अपने वेव का मॉड्यूलेशन करा रहे हैं, मतलब वेव के अंदर चेंज कर रहे हैं, और हम जिस मैसेज सिग्नल को या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को भेजना चाह रहे हैं, उसमें जब चेंज करना चाहेंगे तो हम क्या चेंज करते हैं, ये समझना है। तो इन दी प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज चेंजेस। मतलब जिस सिग्नल को हम भेज रहे हैं वो सिग्नल के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, मैसेज सिग्नल के अंदर कोई चेंज नहीं आता, मैसेज सिग्नल की वजह से कैरियर वेव के अंदर चेंज आता है। ठीक है ना? तो यही कह रहे हैं कि इन दी प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। मतलब हम जिस सिग्नल को भेजना चाह रहे हैं उस सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बेसिस पर कैरियर वेव के अंदर कोई ना कोई एक चीज चेंज हो जाती है, तो हम कहते हैं कि मॉड्यूलेशन हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कैरियर वेव की तो आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुआ। अगर कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हुआ तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर कैरियर वेव का फेज चेंज हुआ तो फेज मॉड्यूलेशन। तो तीन तरह के मॉड्यूलेशन हो सकते हैं। मतलब कैरियर वेव के तीन प्रॉपर्टी में से किसी भी एक प्रॉपर्टी में हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, है ना? अब देखिए, जो हमारे पास कैरियर वेव है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का, जिसके सहारे हम अपने मैसेज सिग्नल को भेजना चाह रहे हैं किसी दूर टारगेट डिस्टेंस पर, तो वो जो कैरियर वेव है उस कैरियर वेव को भी हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमारे मैसेज सिग्नल को भी हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जैसे आपको पता है ये वाला इक्वेशन आप कहते थे v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये क्या है? ये आपका साइनोसोडल नेचर का, ये आपका क्या है? वोल्टेज है, जिसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमारा सिग्नल है, जब उस सिग्नल को, जैसे साउंड एनर्जी है, तो साउंड एनर्जी को हम माइक्रोफोन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद उसको एम्पलीफाई करते हैं, फिर एंटीना से उसको ट्रांसमिट करते हैं, है ना? ये सारा प्रोसेस कराते हैं। तो हम, हमारे पास जो भी वेव है उनको हम इलेक्ट्रिकल वेव में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह का साइनोसोडल वेव बन रहा है। और वो साइनोसोडल वेव को देखिए लिखने का ये तरीका है, बिल्कुल इसी से आप कंपेयर करके इसको देख सकते हैं। यानी ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर वेव। ये क्या है? ये है वोल्टेज की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, कैरियर जो सिग्नल है उसकी वजह से जो वोल्टेज क्रिएट हुआ ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है या उसका एम्पलीट्यूड है, तो इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर वेव, इसको बोलेंगे साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ हो जाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। और इसको बोलेंगे फेज ऑफ कैरियर वेव। यानी हमने अपने कैरियर वेव को जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया तो वो साइनोसोडल वेव बन गया, बिल्कुल अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की तरह। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के इक्वेशन में आपको पता है ये मैक्सिमम वैल्यू को, पीक वैल्यू को बताता है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताता है, ये फेज को बताता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी है। ठीक है ना? तो आपको ये समझना है कि ये जो चीजें लिखी गई ये सब क्या है? ये सब वोल्टेज है, ये सब वोल्टेज है। इसको बोलेंगे कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, इसको बोलेंगे कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे कैरियर वेव का फेज। यानी हमारे कैरियर वेव के पास में तीन प्रॉपर्टी है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। और जब हम मॉड्यूलेशन करेंगे मैसेज सिग्नल की वजह से, अगर मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में हमारे कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, मतलब मैसेज सिग्नल और कैरियर वेव जब दोनों का सुपर पोजिशन करा रहे हैं, अगर इस प्रोसेस में हमारे कैरियर वेव का केवल एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, बाकी दोनों फैक्टर कांस्टेंट हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, शॉर्ट में एएम बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज कंट्रोल्ड बाय मैसेज सिग्नल और बाकी दोनों फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। और अगर ऐसा हो गया कि हमारे कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से या उसकी वजह से, तो मैसेज सिग्नल की वजह से अगर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, बाकी दोनों फैक्टर कांस्टेंट है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे, एफएम शॉर्ट में बोलते हैं। अगर मैसेज सिग्नल की वजह से हमारे कैरियर वेव का फेज चेंज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं क्या? फेज मॉड्यूलेशन, एफएम इसको बोलते हैं शॉर्ट में। और बाकी दोनों पैरामीटर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है? तो तीनों प्रॉपर्टी में से
कोई भी दो प्रॉपर्टी यहाँ पर चेंज हो सकती है कैरियर वेव की। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी चेंज होगा वो कैरियर वेव के अंदर चेंज होगा। ये एक सवाल हो सकता है एग्जाम का कि मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में हमारे कैरियर वेव के अंदर चेंज आता है या मैसेज सिग्नल के अंदर आता है, तो कैरियर वेव के अंदर आता है, ठीक है ना। कैरियर वेव की ही जो प्रॉपर्टीज हैं तीनों, उन्हीं में से कोई एक प्रॉपर्टी चेंज होती है। हमें जिस मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस करना है वो ये वाला मॉड्यूलेशन डिस्कस करना है। मतलब जब मैसेज सिग्नल और कैरियर वेव दोनों का सुपर पोजिशन हो और कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए और बाकी पैरामीटर कांस्टेंट रहे या सेम रहे, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला ही प्रोसेस हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। इंडिया के अंदर, जो कि बुक्स में मेंशन किया जाता है कि इंडिया के अंदर जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होता है, मतलब रेडियो के द्वारा जो सिग्नल हम सुनते हैं, जो चैनल हम सुनते हैं, जो साउंड हमारे पास आता है, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में और इसके अलावा टीवी के अंदर पिक्चर या इमेज को ट्रांसमिट करने में, इस दो प्रोसेस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज होता है। टीवी के अंदर पिक्चर का ट्रांसमिशन करने में और रेडियो में साउंड का ट्रांसमिशन करने में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है। इसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हमें समझना है कि कैसे कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड बदलता है जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका फेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्लियर। ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। ये अभी तक इंट्रोडक्शन था कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के अंदर कौन कौन से तीन टाइप के वेव है, ये डिवाइस यूज किया गया, और जब दोनों का सुपर पोजिशन है तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। यही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अब यहां से हमें स्टार्ट करना है। और ये देखिए सिंपल सा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यहीं से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ऊपर वही डिफिनीशन लिखा गया है जो पीछे हमने बताया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो पीक वैल्यू होता है कैरियर वेव का, पीक वैल्यू का मतलब वही एम्पलीट्यूड, तो जो कैरियर वेव का आपका एम्पलीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव या मैसेज सिग्नल। अगर मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारे कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है या पीक वैल्यू है, अगर वो चेंज हो रहा है तो इसी प्रोसेस का नाम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। बाकी दोनों फैक्टर चेंज नहीं होंगे, मतलब कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, कैरियर वेव और जो हमारे पास ये मॉड्यूलेटिंग वेव है, दोनों को हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, तो उनका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो लिखने का इक्वेशन देखिए। हमने यहाँ पर फेज वाले टर्म को जीरो कर दिया है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि टाइम टी इक्वल टू जीरो के बाद फेज, तो इसको भी बोलते हैं, मतलब दिस प्लस दिस, ये पूरा जोड़ने के बाद में पूरा फेज होता है, इसको इनिशियल फेज बोल देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू जीरो पर ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, मतलब ये फेज भी जीरो हो जाएगा, इसका भी टाइम टी इक्वल टू पर फेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो सुविधा के लिए हमने ये जो इनिशियल फेज वाला पार्ट है फाई वन और फाई टू, इसको हमने जीरो ले लिया है। हमारा जो कैरियर वेव है और जो मॉड्यूलेटिंग वेव है, दोनों को हम यहाँ पर जिस तरीके से दिखा रहे हैं, इसका मतलब कोई भी इनिशियल फेज नहीं है। टी इक्वल टू जीरो पर दोनों का फेज जीरो आएगा। तो ये देखिए दोनों का फेज हमने जीरो से स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए हमने सुविधा के लिए, आसानी के लिए फाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखी। तो कैरियर वेव जिस तरह का है वैसे ही हमारा मॉड्यूलेटिंग वेव भी है। कैरियर वेव साइनोसोडल नेचर का है, ये देखिए साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन आप लिख सकते हैं। ऐसे हमारा मॉड्यूलेटिंग वेव भी, ये भी साइन या कॉस का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कैरियर वेव का ये एम्पलीट्यूड है, कैरियर वेव की ये फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटिंग जो मैसेज सिग्नल है या मॉड्यूलेटिंग वेव है उसका ये एम्पलीट्यूड है, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। परिवर्तन किस में आएगा? जब इनका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा तो इसी में चेंज आएगा। कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड इसी है, ये एम्पलीट्यूड चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के हिसाब से हमारे कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड बदलेगा, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं है? कैसे बीच में डिस्टर्ब हो जाती है क्लास में? अभी ठीक है? अभी वॉइस क्लियर है?
ठीक है, चलिए। तो ये जो हमारा कैरियर वेव है, इसका जो ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। इस चीज को आप डायग्राम की हेल्प से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये हमारे पास जो वेव है, ये कौन सी वेव है, आपको दिख रहा है ना, ये जो वेव दिख रही है आपको, ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की वेव है। फ्रीक्वेंसी कैसे पता करते हैं, 1 सेकंड के अंदर जितने साइकिल बनते हैं उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये देखिए, इसका साइकिल कितना ज्यादा टाइम के बाद बन रहा है, मतलब काफी टाइम के बाद में ये साइकिल, एक साइकिल पूरा हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर ये बनेगा तो 1 सेकंड में बहुत कम साइकिल बन पाएंगे, तो मतलब ये कम फ्रीक्वेंसी की वेव है। ये कौन सी वाली वेव है, ये वो वेव है जिसको हम भेजना चाह रहे हैं, यानी यही मॉड्यूलेटिंग वेव है, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, यही मॉड्यूलेटिंग वेव है, या इसको बोल सकते हैं मैसेज सिग्नल, है ना। और ये जो मॉड्यूलेटिंग वेव है या मैसेज सिग्नल है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड। जैसे इस इक्वेशन में लिखा ना EM, ये क्या है, ये मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड है, और ये कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है। तो आपको दिख रहा है कि हमारा जो मॉड्यूलेटिंग वेव है या मैसेज सिग्नल है, वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की वेव है या लो एनर्जी की वेव है, जिसका एम्पलीट्यूड है EM। हमारे पास फिर एक कैरियर वेव है। कैरियर वेव तो वही वेव है जिसकी सपोर्ट से हम अपनी इस वेव को सुपर पोजिशन कराएंगे और बहुत दूर तक भेजना चाहते हैं। तो कैरियर वेव हमारा ज्यादा एनर्जी या ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा। ये देखिए यहाँ पर कैरियर वेव। अब ये जो कैरियर वेव है, ये कैरियर वेव में जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपके इस मॉड्यूलेटिंग वेव की अगर हम बात करें, तो मॉड्यूलेटिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, इस तरह से है। इधर भी बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, लगातार इस तरह से ये चेंज हो रहा है। लेकिन इस वाले में अगर आप देखें, तो इसकी जो वैल्यू है, ये मतलब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाला आप कह सकते हैं। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ में इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए, या मतलब अटेनुएशन वाला जो फेज है वो इसमें नहीं, कि धीरे धीरे करके ये वेव आगे जाता जाए और इसका एम्पलीट्यूड घटते 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 जीरो हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी का हमारे पास एक कैरियर वेव है, और इस कैरियर वेव का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो EC है। और मॉड्यूलेटिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो EM है। मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड EM है और कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड EC है। ठीक है। तो जब हम इस कैरियर वेव के ऊपर इस मॉड्यूलेटिंग वेव का सुपर पोजिशन कराते हैं, तो हमारे इस कैरियर वेव की 3 प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। लेकिन हम पहले वाले केस की बात करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, यानी जब ये मॉड्यूलेटिंग वेव इस कैरियर वेव के ऊपर सुपर पोजिशन करेगा, तो इस कैरियर वेव के केवल एम्पलीट्यूड में चेंज आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। ये मॉड्यूलेटिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है, ये वैल्यू है या ये वैल्यू है या ये वैल्यू है, लगातार समय के साथ बदल रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो तो लगातार बदल ही रहा है। तो एम्पलीट्यूड, सॉरी, मॉड्यूलेटिंग वेव के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बेसिस पर अगर हमारे कैरियर वेव का जो ये एम्पलीट्यूड है, अगर ये बदले, बाकी इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड में जितने साइकिल बन रहे थे वो नहीं बदलना चाहिए, इसका जो फेज है वो भी नहीं बदलना चाहिए। तो फेज और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना चाहिए, केवल एम्पलीट्यूड कैरियर वेव का अगर बदल रहा हो अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। और आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ये आपका मॉड्यूलेटिंग वेव है, यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम। तो जब ये वाला पार्ट इसके साथ सुपर पोजिशन करेगा, तो ये मैक्सिमम दोनों मिल जाएंगे, तो सेम फेज में दोनों है, तो सुपर पोजिशन की वजह से क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड अगर EM है और इसका एम्पलीट्यूड EC है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये एम्पलीट्यूड कितना बोला जाएगा, EC प्लस में EM। ये कहां की बात हो रही है, जहां पर ये दोनों सेम फेज में थे, वहां पर ये देखिए ऐड हो गया। और जहां इस कैरियर वेव के ये अपोजिट फेज में होगा, मतलब जहां दोनों के फेज में कुछ डिफरेंस आएगा, उसके हिसाब से, जैसे ये वाला पार्ट अगर ऊपर है और ये वाला पार्ट नीचे है, तो फिर यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड घट के आपको ये वाला पार्ट मिलेगा। इसी तरह से किसी और जगह पर कुछ और कंडीशन बनेगी, ये और कम है, ये अपोजिट फेज में है, तो इसके हिसाब से और कम हो जाएगा। इस तरह से आप देखें, तो इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग जब इसके साथ सुपर पोजिशन हो रहा है, तो जहां पर दोनों की वैल्यू कम है और फेज अपोजिट है, उसके हिसाब से मिनिमम वैल्यू, सेम फेज में गए लेकिन वैल्यू कम है और यहाँ पर इतना ज्यादा है इतना कम है, दोनों मिलेगा तो थोड़ा और बढ़ेगा। जहां पर पूरा पूरा पार्ट इसका ऐड होगा वहां मैक्सिमम हो जाएगा। जहां जस्ट अपोजिट फेज में होगा, जैसे ये नीचे है और ये यहाँ पर ये क्या है, ये ऊपर है, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। जहां दोनों एग्जैक्टली सेम फेज में है वो ऐड हो गया, जहां बिल्कुल अपोजिट फेज में वो सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना आया, EC माइनस EM।
कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में से इस मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड माइनस कर देंगे, तब रिजल्टेंट ये वेव आ जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। और जहां दोनों सेम फेज में थे तो उनका सुपर पोजिशन हो गया, वहां ऐड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आपके इस मॉड्यूलेटिंग वेव की वैल्यू जैसे जैसे बदल रही है, उसके अकॉर्डिंग जब इसके साथ सुपर पोजिशन हो रहा है, इसके साथ मिला रहे हैं, तो मिलने के बाद क्या हुआ, हमारे इस कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कहीं पर कम हो गया और कहीं पर ज्यादा हो गया। तो फाइनल जो वेव बनी उसके एम्पलीट्यूड में आप देख रहे हैं कि इससे और इससे डिफरेंट एम्पलीट्यूड मिल रहा है, और ये एम्पलीट्यूड कहीं पर मैक्सिमम है और कहीं पर मिनिमम है। तो कुछ इस तरीके का ये पैटर्न बनेगा, एम्पलीट्यूड के बढ़ने का तरीका है, फिर घटने का तरीका है, फिर बढ़ने का तरीका है, फिर घटने का तरीका है। यही पैटर्न आगे चलेगा। और ये जो जितने साइकिल इसमें बन रहे थे उतने ही साइकिल इसमें भी बन रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, फेज में भी कोई चेंज नहीं आया। जैसे ये शुरुआत हुआ वैसे यहाँ से ये भी शुरुआत हुआ, तो फेज भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है कैरियर वेव का बदल गया। और ये जो फाइनल वेव बनी है इसी का नाम क्या है, मॉड्यूलेटेड वेव। इस फाइनल वेव का नाम क्या है, मॉड्यूलेटेड वेव। तो ये हुआ मॉड्यूलेटिंग वेव या मैसेज सिग्नल, ये हुआ कैरियर वेव, और ये हुआ मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, अब आप देखिए आपके इस वेव की जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम थी या एनर्जी कम थी, अब ये कुल मिलाकर के जो कंबाइंड वेव बना, अब इसमें ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ये बहुत तेजी से बहुत दूर तक जा सकती है। और यहाँ पर ये जो मैक्सिमम आपको मिला है एम्पलीट्यूड इस मॉड्यूलेटेड वेव का, EC प्लस EM, EC प्लस EM को हम E मैक्सिमम बोलेंगे, और यहाँ जो मिनिमम एम्पलीट्यूड मिला है EC माइनस EM, इसको हम बोलेंगे क्या, E मिनिमम। इस पूरे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन टॉपिक के अंदर आपको इसी तरह की छोटी छोटी चीजों को याद रखना है, जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एक्सपेक्टेड होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, या मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस करेंगे तब क्या वैल्यू आएगी। इस तरह के सवाल होते हैं, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में दोनों का इक्वेशन हमने लिखा, दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेव बना। इसका इक्वेशन ये है और इस वाली वेव का इक्वेशन ये है, तो जो कंबाइंड वेव बना यानी मॉड्यूलेटेड वेव बना उसका भी तो कोई इक्वेशन होना चाहिए। तो ये देखिए आपके पास है कंबाइंड मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन। मतलब जब दोनों वेव का सुपरपोजिशन होगा, दोनों वेव आपस में कंबाइन होंगे, यानी दोनों इक्वेशंस का जैसे y इक्वल टू y1 प्लस y2 के अकॉर्डिंग आप रिजल्टेंट इक्वेशन निकालेंगे, तो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा सॉल्व करने के बाद। मतलब ये E क्या है, ये E है एक्चुअल में कैरियर वेव और मॉड्यूलेटिंग वेव दोनों का सुपरपोजिशन। दोनों के इक्वेशन को यहाँ पर रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद ये पार्ट मिलेगा आपको। ये है मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन। और ये इक्वेशन में तीन पार्ट आपको मिलते हैं, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये मिलता है, और तीसरा पार्ट आपको ये मिलता है। और ये जो तीन पार्ट आपको मिले हैं, अगर हर पार्ट को आप अपने वेव के इक्वेशन से कंपेयर करें, जैसे यहाँ पर साइन का फंक्शन है या कॉस का फंक्शन है, यानी साइनसोइडल वेरिएशन को बता रहा है कि समय के साथ पीरियोडिकली वैल्यू बदल रही है, साइन या कॉस का फंक्शन। और उसके सामने जो वैल्यू लिखी होती है वो क्या बताती है, वो एम्पलीट्यूड को बताती है। तो यानी आपका जो मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बना, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसमें तीन टर्म आए। पहला टर्म बता रहा है कि एक कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी होगी जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, EC होगा। ये एम्पलीट्यूड है और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। यानी आपके मॉड्यूलेटेड वेव के अंदर एक कैरियर वेव होगी, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी वाली वेव है और उसका एम्पलीट्यूड EC है। और उसी आपके मॉड्यूलेटेड वेव के अंदर ही MEC/2 इतने एम्पलीट्यूड वाली भी एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा सी माइनस में ओमेगा एम। मतलब ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आप इसको फ्रीक्वेंसी में जब कन्वर्ट करेंगे 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो FC माइनस FM आएगा। ठीक है ना, ओमेगा का मतलब 2 पाई F, 2 पाई F। तो अगर आप मानिए यहां से F निकालेंगे तो वही ओमेगा वाली वैल्यू को 2 पाई से डिवाइड करना होगा। यानी आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में एक कैरियर वेव है ओमेगा या FC फ्रीक्वेंसी का जिसका एम्पलीट्यूड EC है, और एक और वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी FC माइनस FM है जिसका एम्पलीट्यूड इतना है MEC/2। और उसी में एक और वेव दिख रही है जिसका ये फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है FC प्लस में FM, और इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है जितना इसका एम्पलीट्यूड है MEC/2। यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, जब मॉड्यूलेटिंग वेव और कैरियर वेव का सुपरपोजिशन होता है तो रिजल्टेंट वेव में अगर आप देखें तो रिजल्टेंट वेव एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है। किसका कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कि कैरियर वेव का, और इसके अलावा दो और वेव का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। और जो बाकी की दो और वेव हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी से या तो थोड़ी कम है या तो थोड़ी ज्यादा है।
ये या तो थोड़ी कम है या तो थोड़ी ज्यादा, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी से हल्की सी कम है, क्योंकि मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही स्मॉल है, मॉड्यूलेटिंग वेव बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है। तो अगर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी को माइनस करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और प्लस करने से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो बाकी दोनों वेव आपको दिख रही हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू आ रही है वो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी से बहुत बड़ा चेंज नहीं लाएंगी, थोड़ा सा ही कम है, थोड़ा सा वो ज्यादा है। ठीक है, तो मॉड्यूलेटेड वेव को आप इन तीन अलग अलग तरह के वेव की कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं, जिनके अलग अलग एम्पलीट्यूड भी आपको दिख रहे हैं। हाँ, ये जो दोनों वेव आपको ये वाले दिख रहे हैं, FC माइनस FM वाले और FC प्लस FM वाले, इनके एम्पलीट्यूड लगभग सेम है, लगभग क्या एग्जैक्टली सेम ही है, MEC/2 और MEC/2। ये दोनों वेव के एम्पलीट्यूड सेम है और कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड तो EC है, आपको पहले से पता है। इसमें एक नया टर्म आया है जो अभी तक पीछे कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था, और वो क्या है, स्मॉल m। ये EC तो आप समझ रहे हैं, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है ना, ये आप समझ पा रहे हैं, और बाकी ये ओमेगा C ओमेगा m भी आप समझ पा रहे हैं, कैरियर और मॉड्यूलेटिंग वेव का ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ये जो स्मॉल m आया, ये एक टर्म है जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। स्मॉल m टर्म पीछे कहीं भी नहीं लिखा था, तो ये स्मॉल m किसकी जगह पर लिखा गया होगा, मतलब आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, वहां कोई टर्म आया होगा, उसी टर्म को हमने नाम दे दिया स्मॉल m। तो ये स्मॉल m कौन सा टर्म है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा इस जो बाकी के दोनों वेव आपको दिख रहे हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का वेव है और ये जो फ्रीक्वेंसी का वेव है, इन दोनों को हम साइड बैंड कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं, साइड बैंड कहते हैं। जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव है, देखिए FC माइनस में FM करेंगे ना, कैरियर वेव में से ये माइनस कर रहे हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी से कम आएगी। तो जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का वेव इसके अंदर दिख रहा है आपको, इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के अंदर, उसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड। और जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी से थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी का वेव दिखता है, उसको बोलते हैं अपर साइड बैंड। ठीक है ना, तो लोअर साइड बैंड को LSB बोलते हैं और अपर साइड बैंड को USB बोलते हैं। याद रखना है, बहुत ही फेमस ये सवाल, बहुत बार ये सवाल आया हुआ है आपके PCT एग्जाम्स के अंदर कि USB और LSB क्या होते हैं, या जो आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के अंदर बैंड विड्थ होता है वो किसके इक्वल होता है। और बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है इसी फार्मूले पर। यहाँ पर बस मॉड्यूलेटिंग वेव की जगह पर कैरियर वेव लिख देता है या मॉड्यूलेटेड वेव लिख देता है। तो ये जो बैंड विड्थ है वो किसके इक्वल है, वो अगर आपको पता करना है तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा, FC माइनस FM वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे लोअर साइड बैंड, और FC प्लस FM वाली फ्रीक्वेंसी जो आपको यहाँ पर दिख रही है उसको बोलते हैं अपर साइड बैंड। ज्यादा वाले को अपर बोलेंगे, कम वाले को लोअर बोलेंगे। इस चीज को अगर हमें ग्राफ में दिखाना हो, जैसे अगर हम इस साइड एम्पलीट्यूड को दिखाएं और इस साइड फ्रीक्वेंसी को दिखाएं, तो देखिए कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी FC आएगी, यहाँ पर FC है। ये वाली जो वेव आपको दिख रही है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, FC माइनस FM, तो इससे कम होगा तो यहाँ पहले दिखा दिया। ये वाली जो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव से ज्यादा है तो कैरियर वेव के थोड़ा आगे दिखा दिया। और कैरियर वेव से इस वाली वेव और इस वाली वेव की जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब जितना भी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी से है उसमें से FM माइनस हुआ इसमें और FM प्लस हुआ इसमें। मतलब अगर FM की वैल्यू 5 है तो इसमें 5 माइनस करके इधर वापस आइए, 5 प्लस करके आगे जाइए। तो ये जो कैरियर वेव आपको दिख रहा है, इस कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, EC है। देखिए कैरियर वेव ये है, हाइट सामने आए तो ये इसका एम्पलीट्यूड EC है। और बाकी जो आपके ये LSB और USB हैं, इन दोनों का एम्पलीट्यूड है MEC/2 MEC/2। देखिए दोनों का हाइट बराबर लिया है ताकि इधर से आने पर जो एम्पलीट्यूड मिले वो सेम मिले, MEC/2। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातों का थोड़ा ख्याल रखना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कैसे घुमा करके क्या कंफ्यूज करके सिचुएशन क्रिएट कर दें, उसके लिए टर्मिनोलॉजी को जानना और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, चीजों को जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका LSB और USB, और इन दोनों के एम्पलीट्यूड को भी हमने ग्राफ में दिखा दिया है। अब अगर हम USB और LSB का डिफरेंस करें तो इसको हम बैंड विड्थ बोलते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का बैंड विड्थ क्या होता है, तो USB और LSB का डिफरेंस, USB और LSB का डिफरेंस, अब अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो डिफरेंस होता है उसको बैंड विड्थ के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअल में है क्या, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा जो वेव है और कम जो वेव है दोनों का डिफरेंस करेंगे
तो F2 माइनस FM कर लीजिए। F2 की वैल्यू कितनी है? F2 की वैल्यू है FC प्लस में FM। F2 का क्या है? ये USB है। और F1 क्या है? LSB है। और ये LSB की फ्रीक्वेंसी कितनी है? FC माइनस में FM। ये माइनस अंदर ले जाएंगे, FC माइनस हो जाएगा और FM प्लस हो जाएगा, तो माइनस FC और प्लस FC कैंसिल हो जाएगा, FM और FM ऐड होकर के 2 टाइम्स FM हो जाएगा। यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो बैंड विड्थ होता है वो 2 टाइम्स दी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, या इसको आप मैसेज सिग्नल भी कह सकते हैं। जिस सिग्नल को हम भेजना चाह रहे हैं, जिस मैसेज को, जिस मॉड्यूलेटिंग वेव को भेजना चाह रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी का डबल करने से ही बैंडविड्थ आता है। और इसके ऊपर बहुत बार सवाल पूछा गया, सिंपल वैल्यू देकर के कैलकुलेशन करना आता है, 2 गुना करने से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो मॉड्यूलेटिंग वेव या मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। ये वाला जो स्लाइड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मॉड्यूलेटेड वेव के अंदर आपकी कैरियर वेव के अलावा भी 2 और वेव दिखाई देती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, जो कैरियर वेव से थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा होती हैं, उनको हम LSB और USB नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो इस फार्मूले के अंदर एक छोटा सा टर्म था जो अननोन सा टर्म आ गया था, स्मॉल m, ये स्मॉल m किसकी जगह पर लिखा गया था? अगर आप इस चीज को समझिए तो स्मॉल m जो लिखा गया था वो इसका एक नाम है, इसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं, मॉड्यूलेशन फैक्टर बोलते हैं, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ये 3 इसके अलग अलग नाम है। ठीक है ना? तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द एक्सटेंड up to which the amplitude of carrier wave is changed by modulating signal। मतलब जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करा रहे थे तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड किस लेवल तक, किस हद तक चेंज हुआ है, उसका आइडिया हमें लगता है किससे? इसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स से। ऐसे नाम से ही पता चल रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मतलब ये एक ऐसा टर्म है जिससे पता चलेगा कि कितना अच्छा मॉड्यूलेशन हुआ है, हमारा कैरियर वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड कितना मॉड्यूलेट हुआ है मैसेज सिग्नल की वजह से। मैसेज सिग्नल की वजह से कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में कितना चेंज आया है उसका आइडिया लगता है इस स्मॉल m वाले टर्म से। ये क्या डिटरमाइन करता है? स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, मतलब जो फाइनल वेव बन रहा है, जो मॉड्यूलेटेड वेव बन रहा है वो कितना स्ट्रांग है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, और वो कितना उसकी क्वालिटी कैसी है, इसका आइडिया लगता है। मतलब कि अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब अच्छी क्वालिटी में मॉड्यूलेशन हुआ है, और कम है तो मतलब मॉड्यूलेशन अच्छे से नहीं हुआ है। जैसे m की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अनमॉड्यूलेटेड वेव, मतलब जो लास्ट में वेव आपकी बनी है वो मॉड्यूलेट ही नहीं हुई। अनमॉड्यूलेटेड वेव के केस में m की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये है आपका m, जिसको आप अच्छा इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करने का ये क्या बताता है? ये तो आपने देख लिया कितने अच्छे से मॉड्यूलेशन हुआ है या कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कितना अच्छे से चेंज हुआ है। लेकिन ये जो m है उसको निकालने का तरीका, तो कई सारे तरीके हैं। एक तरीका यहाँ पर भी दिया है कि एम्पलीट्यूड चेंज ऑफ कैरियर वेव, जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ द नॉर्मल कैरियर वेव। मतलब कि आपका जो कैरियर वेव था, अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये कैरियर वेव जो था इसका एम्पलीट्यूड, और ये इसके एम्पलीट्यूड में कितना यहाँ चेंज आया है, मतलब मैक्सिमम हुआ फिर मिनिमम हुआ, तो जो यहाँ पर चेंज आ गया है आप इसके एम्पलीट्यूड के अंदर, अगर हम चेंज को डिवाइड कर दें नॉर्मल एम्पलीट्यूड से तो इसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। मतलब जो बात यहाँ लिखी गई है उसको यहाँ मैथमेटिकली लिखा गया है। इसको निकालने का, कैलकुलेट करने का दूसरा जो तरीका है वो यही है कि मॉड्यूलेटिंग वेव जो आपके पास में है और कैरियर वेव जो है उनके एम्पलीट्यूड का ये रेशियो लेते हैं। मॉड्यूलेटिंग वेव मतलब जिस सिग्नल को हम भेजना चाहते हैं, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड और कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड का रेशियो लेंगे तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा। ये क्या है? ये वोल्टेज है, आप ध्यान रखिएगा, ये वोल्ट में वैल्यू कोई होगी। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो फिर ये डायमेंशनलेस आएगा, यूनिटलेस आएगा। इसी चीज को कैलकुलेट करने का एक दूसरा भी तरीका है EM अपान EC को, यहाँ पर E मैक्सिमम माइनस में E मिनिमम और अपान में E मैक्सिमम प्लस में E मिनिमम। E मैक्सिमम और E मिनिमम क्या है ये पीछे लिख चुके हैं। E मैक्सिमम क्या? जहां पर मैसेज सिग्नल और कैरियर वेव दोनों सेम फेज में सुपर पोजिशन करते हैं तो वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, जो कि EC प्लस EM के बराबर होता है। कैरियर और मॉड्यूलेटिंग वेव दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है। और जहां बिल्कुल अपोजिट फेज में होते हैं तो वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, उसी को हम E मिनिमम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है तो E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम अपान E मैक्सिमम प्लस E मिनिमम,
ये सॉल्व करने से आपको निकलेगा, या फिर अलग से अगर आपको पता हो कि मॉडुलेटिंग वेव और कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कितना है तब भी ठीक है, और अगर उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पता है तब भी ठीक है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर ऐसा होता है कि ये जैसे मैक्सिमम और मिनिमम जो दिया है ना, ये सवाल में दिया जाता है कि अगर दो वेव सुपरपोजिशन करती हैं और जो मॉड्यूलेटेड वेव बना उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 7 वोल्ट और मिनिमम एम्पलीट्यूड 3 वोल्ट है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताइए। तो 7 वोल्ट यहाँ पर रखेंगे, 3 यहाँ पर रखेंगे, 7 यहाँ रखेंगे, 3 यहाँ रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। परसेंटेज भी कई बार मॉड्यूलेशन इंडेक्स को दिखाया जाता है, तो ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू यहाँ से आएगी, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी एम की वैल्यू यहाँ आए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन परसेंटेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, यही स्मॉल एम वाला जो टर्म है वो यहाँ पर लिखा गया, मतलब ये स्मॉल एम क्यों लिखा गया होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आया होगा ईएम अपान ईसी। क्या आया होगा? ईएम अपान ईसी, उसी ईएम अपान ईसी को स्मॉल एम से रिप्लेस किया गया था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये आपका अगला जो टर्म है वो है पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जो आपका मॉड्यूलेटेड वेव बना या मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो बना फाइनली, उसमें कितना पावर है, तो वो पावर अगर कैलकुलेट करना है तो आपका जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है वो बना कैसे, वो आपके इस मैसेज सिग्नल और ये जो कैरियर वेव है इन दोनों की सुपरपोजिशन से बना। तो इसमें कितना पावर है मैसेज सिग्नल में, इसमें कितना पावर है कैरियर सिग्नल में, दोनों को जोड़ दिया जाए तो मॉड्यूलेटेड वेव में टोटल पावर कितना है वो आ जाएगा। यही यहाँ पर एक कैलकुलेशन किया गया है, टोटल पावर इन मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज इक्वल टू पावर इन कैरियर वेव प्लस पावर इन ये आपका मॉड्यूलेटिंग वेव या मैसेज सिग्नल, दोनों के पावर को ऐड करेंगे तो टोटल पावर आएगा मॉड्यूलेटेड वेव का। सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है। ये जो टर्म है ये क्या है आपका, ये टर्म है एक्चुअल में पावर इन कैरियर वेव। कैरियर वेव का पावर है कैसे, अब देखिए कैरियर वेव का पावर निकालेंगे तो P बराबर V स्क्वायर अपान में R। अब ये जो कैरियर वेव है ये साइनोसोडल नेचर का है, तो यहाँ वोल्टेज का मतलब कौन सा वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को कैसे लिखा जाता है, पीक वैल्यू अपान में √2 है ना, इसका होल स्क्वायर करेंगे और अपान में कितना आएगा ये R, इसको स्क्वायर करिए तो आएगा V नॉट का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये साथ में कितना आएगा R। अब इसी वोल्टेज को, ये क्या है वोल्टेज की पीक वैल्यू, और इसी वोल्टेज को हम कैसे दिखा रहे हैं यहाँ कैपिटल ई से, कैपिटल ई से वोल्टेज की पीक वैल्यू को या एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ई से दिखा रहे हैं। और अगर हमें कैरियर वेव का यहाँ पर पावर निकालना है तो यहाँ पर कैरियर वेव के लिए लिखेंगे ईसी वी नॉट की जगह पर, तो ईसी स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा 2R। तो ये क्या है, ये है कैरियर वेव का पावर। इसी तरह से अगर हमें मॉड्यूलेटिंग वेव का पावर निकालना है तो वहां पर ई एम का स्क्वायर अपान में 2R हो जाएगा। तो ये आपका है जो ईसी का स्क्वायर अपान में 2R है, उसकी जगह पर ही ये टर्म लिखा गया, मतलब इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में ऐसी सिचुएशन है कि आपको ईसी रखना है और आर रखना है, ये वैल्यू नहीं पता डायरेक्टली, फिर आप यहाँ पर इस पीसी की जगह पर ये वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसके अंदर कितना पावर है, तो हो जाएगा कैरियर वेव का पावर और ब्रैकेट में 1 प्लस में एम स्क्वायर अपान में 2, और ये एम वही है जिसका नाम क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है ना, एम क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स और पीसी क्या है पावर इन कैरियर वेव। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है जो मॉड्यूलेटेड वेव बनेगा उसकी कैरियर वेव के लिए, उसके सॉरी पावर के लिए। ठीक है, यही था मॉड्यूलेशन। अगर आप देखें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो यहीं से यहीं तक है, इसके पीछे पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे होता है, कैसे हमारे कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम का जो टर्म है उसका फार्मूला क्या है और ये दोनों इक्वेशंस क्या है। फिर इसके बाद आया आपका ये जो मेन चीज ये था कि इसमें दो और वेव आ गई, एलएसबी क्या है यूएसबी क्या है, उसके डिफरेंस को बैंडविड्थ कहते हैं, उसका एम्पलीट्यूड दोनों का कितना होता है, ये चीज आपने देखा। फिर इसके बाद मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये एक फार्मूला है। मतलब एक इस फार्मूले के ऊपर और एक ये जो पूरा टर्म यहाँ पर है, इन्हीं के ऊपर अक्सर सवाल आते हैं। अदरवाइज सारे थियोरेटिकल पार्ट है जो कि डिफिनीशन वगैरह में जो बातें बताई गई हैं बस वही सब पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद ये पावर हो गया, इसके बाद फिर वही आ जाता है कि कैसे सर्किट इसका कैसा होता है। तो सर्किट इसको समझ लीजिए, मतलब जो कहानी हमने अभी तक डिस्कस करी है उसमें सर्किट कैसा होता है, कौन सी चीज यूज होती है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करना हो तो हम क्या करते हैं, तो कह रहे हैं द सर्किट बाय व्हिच एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स आर जनरेटेड इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि एक मॉड्यूलेटर होता है जिसमें हम इधर से मैसेज सिग्नल और इधर से कैरियर वेव का सुपरपोजिशन कराते हैं,
फिर यहाँ पर मॉड्यूलेटेड वेव निकलता है, और मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, सॉरी जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग बदलता है, तो हमारा रिजल्टेंट उसी हिसाब से बदल जाता है, जिसको मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं। तो ये चीज यहाँ पर किया जा रहा है, मतलब ये जो मॉड्यूलेटर जिसको बोल रहे थे ना, यही मॉड्यूलेटर सर्किट है। यही इसमें यहां से इस वाली जगह पर हम क्या दे रहे हैं, ये जो दिखाया जा रहा है ये कौन सा वोल्टेज है, ये हमारे जो हमारा कैरियर वेव है, उस कैरियर वेव का जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया था, तो उस कैरियर वेव का यहाँ पर सिग्नल हम देते हैं। ये देखिए कैरियर वेव जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है उसको यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर, ये है मॉड्यूलेटिंग वेव या मैसेज सिग्नल, जो कि लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव है, उसको यहाँ पर दिया जाता है। ये कैसे कनेक्टेड है, आप देखिए ये है क्या चीज, ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर है। ये क्या है, ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो ये एम्पलीफायर की तरह ये सिग्नल काम कर रहा है। और ये जो ट्रांजिस्टर आपका है, ये यहाँ पर आपको पता है जिसमें एरो होता है वो इमीटर वाला पार्ट होता है। तो ये इमीटर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया है। तो ये इमीटर वाला टर्मिनल है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो बेस वाले टर्मिनल में अगर आप देखिए, तो बेस वाले टर्मिनल में हमने इस बेस बैटरी के साथ में अपने इस मॉड्यूलेटिंग वेव को या सिग्नल को जोड़ा हुआ है। अगर आपका ये वोल्टेज जीरो हो जाए, यानी ये पूरा टर्मिनल का अगर कोई इफेक्ट ना रहे, तो सीधे सीधे जो आउटपुट में मिलेगा वो इसी कैरियर वेव का एम्पलीफाइड वर्जन मिलेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यहाँ पर काम कर रहा है। ये जो सर्किट यहाँ पर बना है वो ट्रांजिस्टर को जब एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं तो यही सर्किट होता है। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ये काम करेगा। अगर ये टर्म यहाँ से हटा दिया जाए, तो जो भी आप यहाँ पर इनपुट यहाँ पर दे रहे हैं कैरियर वेव, वही आउटपुट में आपको मिलेगा एम्पलीफाई करके, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये बेस वाला जो बैटरी का वोल्टेज है, जब आप ये चेंज करेंगे, सॉरी आप देखिए बेस वाला जो आपका ये वोल्टेज है, इसके साथ हमने क्या रखा है, इसको जोड़ा है सीरीज में, और ये क्या है, मॉड्यूलेटिंग जो वेव है उसका ये वोल्टेज जो क्रिएट होगा उसको हमने जोड़ा है। मॉड्यूलेटिंग वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने पर वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है साइनोसॉइडल नेचर का, ये वो वोल्टेज को यहाँ पर दिया गया है। और ये कौन सा वोल्टेज है, ये यहाँ पर वो वोल्टेज या वो सिग्नल दिया गया है जो कैरियर वेव की वजह से हमने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वो वोल्टेज को यहाँ पर दिया गया है। तो ये इनपुट वोल्टेज हो गया, कैरियर वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो वोल्टेज आपने दिया है वो मॉड्यूलेटिंग वेव की वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉड्यूलेटिंग वेव का देखिए ये वोल्टेज जब ये बदलेगा ऐसे, यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, फिर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जब बदलेगा तो इसकी वजह से ये पूरा पार्ट बदलेगा, ओवरऑल टोटल रिजल्टेंट बदलेगा। और ये जब टोटल रिजल्टेंट बदलेगा तो हमारा ये जो यहाँ से इनपुट जा रहा है कैरियर वेव, इसके फिर उसमें चेंज आएगा, इसके एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा, क्योंकि आउटपुट बदलेगा ना। अगर ये पार्ट जो है यहाँ का जो वोल्टेज है ये बदलेगा तो इसका आउटपुट भी बदलेगा। जब तक ये नहीं बदल रहा था तो सिर्फ यही चीज एम्पलीफाई होकर के मिल रही थी। अब ये बदलेगा तो आपका जो इसका आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट भी बदलेगा, मतलब जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो मॉड्यूलेटेड वेव बदलेगा। दैट मीन्स ये जो कैरियर वेव आपको सीधे एम्पलीफाई होकर मिल रहा था, अब ये कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन भी होगा इसके वेरिएशन की वजह से। वही तो हो रहा था कि हमारे मॉड्यूलेटिंग वेव या मैसेज सिग्नल के वेरिएशन के अकॉर्डिंग कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था। तो जब ये चेंज होगा तो ये पूरा पार्ट चेंज होगा। तो ये पार्ट जब चेंज होगा तो यहाँ से जो कैरियर वेव जा रहा है उस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में भी चेंज आएगा, और उसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट हमें जो बाहर मिलेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का सिग्नल यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है ना। ये जस्ट हमने इसलिए बनाया है ताकि अगर कभी कभार ऐसे सवाल आ जाए कि मॉड्यूलेटिंग वेव को हम किस पार्ट में जोड़ते हैं, इनपुट या कैरियर वेव को किस पार्ट में जोड़ते हैं, आउटपुट किस पार्ट में मिलता है, इस तरह के सवाल हो सकते हैं, है ना। अगर इन डेप्थ बहुत ज्यादा सवाल हुआ तो आपको याद रखना है कि कैरियर वेव को आप जोड़ते हैं इसके पैरेलल। ये कौन सा टर्मिनल है, ये बेस वाला टर्मिनल है, इसी को आगे एक्सटेंड करके आपने जोड़ा है, और बेस वाले वोल्टेज के साथ में हमने यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग वेव दिया हुआ है। तो ये बदलेगा तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट भी बदलेगा, और दोनों का सुपरपोजिशन होकर के इस तरह का हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक सर्किट है आपका मॉड्यूलेटर का। और ये चीज आप देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है उसका क्या मतलब है, इससे आपको ये बात ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता है कि सीधे हम अपने इस मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव के साथ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड करा के, मतलब इस तरह का जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, हम सीधे इसी चीज को फिर ट्रांसमिट नहीं करते हैं, सीधे इस चीज को ट्रांसमिट नहीं करते, इसको हमें एम्पलीफाई भी करना होता है ना। तो यहाँ पर यही चीज है कि ये देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है, ये क्या करेगा, इधर से मैसेज सिग्नल आया है,
फिर इधर से ये कैरियर वेव है, मतलब दोनों को ये क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर दोनों को ये मिक्स कर रहा है। दोनों को ये मिक्स करने का मतलब दोनों को सुपर पोजिशन कराएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। फिर ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं करना है, पहले हम यहाँ पर एक एम्पलीफायर यूज करेंगे। ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर सर्किट यूज हुआ है, ताकि जो भी कुछ बने वो पहले एम्पलीफाई हो, फिर उसके बाद ट्रांसमिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर एम्पलीफायर यूज किया गया है। इससे हमारा जो भी यहाँ से मॉड्यूलेटेड वेव आएगा उसको पहले एम्पलीफाई करेंगे, फिर ये एंटीना की मदद से, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, इसकी मदद से हम सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ एम्पलीफाइड, यहाँ से क्या निकलेगा, ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है जब पावर एम्पलीफायर से गुजरेगा तो यहाँ से निकलेगा एम्पलीफाइड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये जो एम्पलीफाइड सिग्नल है फिर उसका हम ट्रांसमिशन करते हैं, इसको ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटिंग एंटीना बोलते हैं। ठीक है। अब ये ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो भी हम ट्रांसमिट करेंगे, आगे जहां पर पहुंचाना है सिग्नल को वहां पर सिग्नल पहुंचेगा। वहां एक रिसीवर एंटीना होगा, और वो रिसीवर एंटीना क्या करेगा, ये देखिए, रिसीवर एंटीना क्या करेगा, आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद उसमें एक रेक्टिफायर लगा होगा रिसीवर के पास में। इसका जिसका सर्किट ये है, जैसे यहाँ पर आपने देखा ना, ये सर्किट था, ये सर्किट था, उसी का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर बना, ऐसे ये सर्किट है, इसका ब्लॉक डायग्राम ये है। तो जो भी आपने ट्रांसमीटर एंटीना से ट्रांसमिट किया है वो रिसीवर एंटीना के द्वारा रिसीव होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन से यहाँ पर हमारा एक इंडक्टर कॉइल है जो कनेक्टेड है, जो भी यहाँ पर रिसीव होगा ये यहाँ पर चला आएगा म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा। ठीक है ना। और ये हमारे पास एक यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये वेरिएबल है। ये इसलिए वेरिएबल है क्योंकि आपको पता है एलसी सर्किट में जब सी की वैल्यू को हम बदलेंगे तो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर सिग्नल प्रोड्यूस होगा, और जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का सिग्नल प्रोड्यूस होगा वो हमारे इस रिसीव होने वाले सिग्नल से, जिसको हमने भेजा है, जिसको हमें रिसीव करना है, जब उसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रिसीव होगा तो दोनों में रेजोनेंस होगा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा यहाँ पर सर्किट में करंट फ्लो होगा। मतलब यहाँ से सिग्नल तो बहुत सारे आ रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं, तो बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं तो ये सबको रिसीव कर रहा है, लेकिन हमें इसमें से वही सिग्नल चाहिए जिस सिग्नल को हमने भेजा था, हमें पता है कौन सा सिग्नल आ रहा है, वही हमें यहाँ पर रिसीव करना है। तो उसी फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर फिर हमें सिग्नल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जब दोनों में रेजोनेंस हो जाएगा तो वही फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक्सेप्टर सर्किट और रिजेक्टर सर्किट, है ना। तो ये एलसी सर्किट में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव करने के लिए सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, तो वो यहाँ पर रिसीव होगा, और फिर वो आगे पास होता है, यहाँ पर एक रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर का काम यही होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है कि आपका जो मॉड्यूलेटेड वेव रिसीव हो रहा था वो रिसीव होने वाला वेव इस टाइप का था। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब जो सिग्नल का ऐसे वेरिएशन हो रहा था ये एक डायरेक्शन के वेरिएशन को ये काट देता है, मतलब एक तरह से जो एसी नेचर है वो उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें ये जब ये प्रोसेस होता है, मतलब जो रेक्टिफायर यहाँ पर है उसका मेन काम ये है कि इसके अंदर जो नीचे का पार्ट कटा है, ये कौन सा पार्ट कटता है, ये हमारे कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसका आधा पार्ट कटता है। मतलब कि रेक्टिफायर के बाद में, रेक्टिफिकेशन के बाद में ये जो वेव आई है इसके अंदर हमारी वो वाली वेव है जिसको हम रिसीव करना चाहते हैं, यानी मैसेज सिग्नल इसके अंदर है, कैरियर वेव का आधा पार्ट ये कट कर देता है, मतलब एक तरह से फिल्टरिंग प्रोसेस चल रहा है, आधे पार्ट को कट कर देता है, इसमें हमारा मैसेज सिग्नल है। अभी कैरियर वेव भी इसके अंदर है क्योंकि यहाँ पर इतनी हाई फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है। ठीक है ना। तो ये हमारा एक डायोड लगा होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक सवाल पूछा गया है कि डीमॉड्यूलेशन के प्रोसेस में जो डिटेक्टर सर्किट यूज होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। तो यहाँ पर ये आपका एलसी सर्किट जो है इसको हम ट्यून्ड सर्किट बोलते हैं, 3 पार्ट होते हैं। देखिए ट्यून्ड सर्किट का पार्ट है, ये आपका एक रेक्टिफायर की जगह पर एक डायोड यूज होगा, और डायोड के बाद फिर जो यूज होगा, इसको अभी तो ये चीज आप पढ़ते नहीं है, ये लो पास फिल्टर है, ये लो पास फिल्टर है जिसमें यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ पर कैपेसिटर लगा है। लो पास फिल्टर का मतलब कि ये क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास होने देगा और हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को रोक देगा। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, यहाँ से जो आपके पास सिग्नल जा रहा है, जैसे आपके डायोड ने क्या कर दिया, डायोड ने रेक्टिफिकेशन के द्वारा कैरियर वेव के निगेटिव पार्ट को कट कर दिया, लेकिन अभी भी इसमें कैरियर वेव का सुपरपोजिशन है। तो वो कैरियर वेव क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी का है, और आपका मैसेज सिग्नल क्या है, लो फ्रीक्वेंसी का है। तो ये लो पास फिल्टर है जो कि लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को आगे जाने देगा और हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो सिग्नल्स हैं उनको अपने अंदर ऐसे पास करा देगा। यानी जो कैरियर वेव हैं वो इधर से इधर ट्रांसमिट होकर के इधर पास हो जाएंगे,
और आपका मैसेज सिग्नल जो लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है वो पास हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल। तो ये जो एलसी वाला पार्ट यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा है, इसको हम फिल्टर या इनवेलप डिटेक्टर कहते हैं। इनवेलप मतलब ये इनवेलप, ये जो इनवेलप बना है ना, इसको डिटेक्ट कर रहा है या इसको डीमॉड्यूलेट कर रहा है, इसमें से कैरियर वेव का जो भी हिस्सा अभी बचा है उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है ना, तो ये लो पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है, और हाई फ्रीक्वेंसी यानी कैरियर वेव को अपने अंदर से ऐसे ले लेता है, तो आपको मैसेज सिग्नल बाहर मिलता है। तो ये तीन पार्ट आपको याद रखना है इस सर्किट का, कि पहले ट्यून्ड सर्किट होता है जिसमें पैरेलल एलसी होता है, वेरिएबल सी होता है, यहाँ पर वेरिएबल सी दिखाना है। उसके बाद में एक रेक्टिफायर होता है जिसके लिए डायोड यूज करते हैं, और उसके बाद फिर ये और दोनों मिला करके, ये गलत जगह है, ये लाइन यहाँ पर होगी, ये आपका कैपेसिटर और ये दोनों पैरेलल में जो जुड़ा है इसको मिलाकर ये क्या है, अपने आप में एक फिल्टर है, लो पास फिल्टर बोलते हैं इसको, या इनवेलप डिटेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, और यही कहानी को यहाँ पर दिखाया गया है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आएगा, रिसीवर से रिसीव होगा, फिर रेक्टिफायर यानी डायोड से पास होगा, रेक्टिफाई होकर के निगेटिव पार्ट कैंसिल होगा, फिर वो इनवेलप डिटेक्टर यानी उस हाफ हाफ जो लो पास फिल्टर है उससे पास होगा, तो फिर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, वही सिग्नल जिसको हमने स्टार्टिंग में कैरियर वेव के साथ सुपरपोजिशन करके भेजा था। ठीक है, तो ये डिटेक्शन का प्रोसेस है, इसी को हम डीमॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन। ठीक, ये आपका एक कंप्लीट टॉपिक था जिसमें आपको इतनी सारी चीजें करनी थी, ये सारा कंप्लीट हो गया। जो मुख्य मुख्य चीज आपको याद रखनी है वो आप याद रखिए। जैसे सर्किट में आपको ये पिक्चर अगर याद रहे कि इसमें ट्यून्ड सर्किट होता है, रेक्टिफायर होता है, उसके बाद में हमारे पास फिल्टर या इनवेलप डिटेक्टर होता है जिसके अंदर कैपेसिटर और रजिस्टर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। बस इसके बाद ये डिफिनीशन तो सिंपल चीज है। यहाँ पर आपका जो मॉड्यूलेटर है जिसमें मॉड्यूलेशन करते हैं उसमें हम कहाँ पर कैरियर वेव इनपुट में देते हैं और कहाँ पर हम मॉड्यूलेटिंग वेव देते हैं, ये चीज याद रखना है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज होता है, और डायरेक्टली हम जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसको पहले एम्पलीफाई करते हैं फिर ट्रांसमिट करते हैं। ये तो सर्किट की बात होगी। पावर का ये जनरल फार्मूला याद रखना है आपको। यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर यहाँ पर ये आपका बैंडविड्थ, लो यूएसबी और एलएसबी। ठीक है, यही था कंप्लीट मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, आपका ये फाइनल हो गया है। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक आपका और बचता है इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट के अंदर जिसका नाम है लॉजिक गेट। तो अगली क्लास के अंदर हम कंप्लीट लॉजिक गेट डिस्कस करेंगे जिसमें एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारे जितने भी एक्स और एक्स नॉर गेट, सारे लॉजिक गेट, उनका सिंबल, उनका ट्रुथ टेबल, उनका बुलियन अलजेब्रा, ये सारा कुछ हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगली क्लास आखिरी क्लास होगी, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। जो एक दो पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है जैसे कि वेरिएबल, कैपेसिटर और जो चीजें छूट गई हैं डायग्राम में, वो हम करेक्ट करके आपको ये पीडीएफ थोड़ी देर में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।